गुड़ीजन श्रृंखला में डीडी भारती के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगीत, साहित्य, कलाओं, सिनेमा और तमाम विविध पहलुओं से संबंधित संस्कृति के क्षेत्रों के मुख्य गुड़ीजनों से साक्षात्कार की ये श्रृंखला गुड़ीजन हम लेकर के अपने दर्शकों के सामने आए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ वरिष्ठ मीडियाकर्मी, सिने इतिहासकार और पत्रकार श्री शरद दत्त जी उपस्थित हैं। शरद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यहाँ पर पा कर के अभिभूत हूँ कि हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को, जो गुड़ीजन के एक शुद्धि श्रोता हैं, आपको पा कर के प्रसन्न होंगे। यतीन्द्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेज़ी में एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है घर वापसी। आज आपके इस निमंत्रण से मैं खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे लिए घर वापसी है, क्योंकि मैंने दूरदर्शन में लगभग 4 दशकों तक काम किया, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर वापस आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शरद जी इसी वर्ष 1 दिसंबर 2014 को अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में 50वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। और ये 50 वर्षों की जो आपकी यात्रा है, जिसमें आपने दूरदर्शन, रेडियो और अब विभिन्न प्राइवेट चैनलों में आपने अपनी उपस्थिति, एक अपना हस्ताक्षर निर्मित किया है। मैं चाहूँगा ये पीछे पलट के आप 50 सालों को, जब आपने नॉस्टैल्जिया इस्तेमाल किया तो मैं उसी से शुरू करता हूँ, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी जो शिक्षा थी वो दिल्ली कॉलेज, जो अब डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर एक परंपरा थी नाटकों की और शेर व शायरी की, अदब की, क्योंकि दिल्ली कॉलेज का इतिहास ही 350 वर्षों पुराना है। और वहाँ पर एक शख्सियत थी मिर्ज़ा महमूद बेग, जो अपने आप में बहुत ही, मतलब मैं आपको कुछ यकीन नहीं आएगा कि उनको कॉलेज के तकरीबन 99% स्टूडेंट्स के नाम याद थे। और वो जिसे कहते हैं कि आप लोकल गार्जियन थे वो कॉलेज में हम सब लोगों के लिए। तो मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं उनकी छत्र छाया में, उन दिनों वो प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज के, तो इस तरह मेरा जुड़ाव हुआ। और ये भी एक इत्तेफाक था कि एक समय में आकाशवाणी में दिल्ली कॉलेज के 60-70 लोग काम कर रहे थे विभिन्न डिपार्टमेंट में। जी। मैं न्यूज़ में था, कुछ नाटक में थे, कुछ वार्ताओं में थे। तो ये समझिए कि आप कह सकते हैं कि वो एक जगह थी, इट वॉज ए प्लेटफॉर्म, कि वो आकाशवाणी के आने का दिल्ली कॉलेज, वाया दिल्ली कॉलेज जी आया। ये कहा जाता है हमेशा कि भीमसेन जोशी ना होते अगर उस्ताद अब्दुल करीम खां की ठुमरी न सुनी होती। ऐसे तमाम लोगों के बारे में बातें मशहूर हैं। आपके बारे में भी जो मैं जानता हूँ और जो इतिहास रहा है कि महान अभिनेता, अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं और 100 वर्ष की उनकी आयु हो। दिलीप कुमार साहब अगर ना होते तो शरद दत्त उस रूप में हमारे सामने ना होते जैसे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसके लिए पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद है कि जब भारत का विभाजन हुआ, जब लोग पार्टीशन हुआ, तो हम सब लोग पाकिस्तान से दिल्ली आए। और उस वक्त दिल्ली में 3-4 जगह पर शरणार्थी कैंप्स थे। ऐसा ही एक कैंप पुराने किले में था। और मेरी उम्र मात्र 4-5 वर्ष रही होगी। और पुराने किले के ठीक पीछे आप देखिए, वहाँ पर एक नेशनल स्टेडियम है, जैसे आजकल ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं जी। वहाँ पर एक टॉकीज़ थी, स्टेडियम टॉकीज़। वहाँ पर वो शोज़ से पहले और शोज़ के बाद ये रिकॉर्ड्स बजाते थे। और उसमें एक ऐसा गाना आता था जिसका मुझे ये नहीं मालूम था कि गाना किस फिल्म का है, किस पे पिक्चराइज हुआ है, लेकिन वो जो माहौल था तीरगी का, वो जो एक निराशा और आशा से भरा हुआ, जो लोग अपना सब कुछ गंवा के आए थे। तो ऐसे में ये जो गाना था, उसके बोल थे, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे। आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। तो ये गाना जो था, इसने मेरे मानस पटल पर अंकित हो गया। और
वो गाना रात को जिस वक्त हम लालटेन वगैरह बंद करते थे तो उधर से वो जब आवाज़ आती थी सर्दियों के दिनों में, तो वो एक आवाज़ ने मुझ पर ऐसा असर किया। वर्षों बाद मैंने फिल्म मेला देखी, मेला में और नौशाद साहब का म्यूजिक जी, और शकील साहब का लिखा हुआ था, और उस पर दिलीप साहब पे वो, तो क्योंकि वो गाना बचपन से मेरे अंदर घर कर गया था, तो मुझे दिलीप साहब को जब मैंने पर्दे पे देखा तो जाहिर है कि एक लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद दिलीप साहब की फिल्म पहला दिन पहला शो देखना एक नियम बन गया, और फिर मुझे इत्तेफाक हुआ जब मैं दूरदर्शन के सौजन्य से ही मैं दिलीप साहब से मिला, और उनका पहला टेलीविज़न इंटरव्यू जो था 90 मिनट का, वो मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि वो कभी टीवी पे आते नहीं थे जी। तो बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया। उन्होंने मैं 1 घंटे का समय दिया था और 8 घंटे उसकी रिकॉर्डिंग चली। तब मैंने देखा कि वो शख्स जो है वो अपने वक्त का शहनशाह भी था, बादशाह भी था, और मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी था, जो टाइटल आजकल खान को दिए जाते हैं जी। वो तीनों दिलीप साहब ने वर्षों पहले अपने नाम कर लिए थे। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिलीप कुमार के सोहबत में या दिलीप कुमार को देखते हुए आपने प्रेरणा पाके मेला के गीत से आगे बढ़ाई अपनी यात्रा, बाद में आपने अनगिनत डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई, ढेरों किताबें लिखी जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया अनिल विश्वास की तराना फिल्म के गाने का है, सीने में सुलगते हैं अरमा, आंखों में उदासी छाई है, और वो अद्भुत गाना है लता जी और तलत महमूद के सौजन्य से हमारे सामने। वो एक गीत है जिसने आपको अनिल विश्वास के प्रेम में डाला। देखिए, बचपन में हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और उस वक्त रेडियो सुनना भी एक टैबू था जी। मतलब आप छुप छुप के रेडियो सुनते थे, लेकिन ऐसा था कि ये मुझे नहीं मालूम था कि जो अच्छा गाना जो मुझे अच्छा लगता था उसको मैं अपनी डायरी में उसके शब्द नोट कर लिया करता था, और मुझे वर्षों बाद ये पता लगा कि जो गाने मैंने उसमें डायरी में नोट किए थे उसमें अधिकांश गाने अनिल विश्वास के थे। अच्छा। और ये जानने के बाद, हालांकि उसमें कुछ गाने खेमचंद प्रकाश के थे और गुलाम हैदर साहब जो मास्टर जी, मास्टर गुलाम हैदर, उनके कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये भी इत्तेफाक देखिए कि जब अनिल दा फिल्में छोड़ के आकाशवाणी के नेशनल ऑर्केस्ट्रा में आए तो हम लोग एक ही फ्लोर पे आकाशवाणी भवन के 4थे मंजिल पे थे, और जिस कमरे में मैं बैठता था उसके साथ वाले कमरे में अनिल विश्वास बैठते थे। तो मैंने अनिल विश्वास को 20 बार कॉरिडोर्स में देखा टेप उठाए हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि उनका ऑरा इतना था, क्योंकि वही जिन शख्सियतों ने फिल्म म्यूजिक को असली पहचान दी है उसमें अनिल विश्वास एक थे जी। उससे पहले तो भक्ति संगीत और नाट्य संगीत ही चलता था जी जी। मास्टर गुलाम हैदर ने लाहौर का म्यूजिक लेकर के आए जी। ये परंपरा डाली कि फिल्म संगीत क्या है। फिल्म संगीत का जो ऑर्केस्ट्रेशन पक्ष है, जिसको हम कहते हैं कि जिसने भारतीय फिल्म संगीत को, खासकर हिंदी फिल्म संगीत को नबेरा, उसके शुरुआती जो 2-4 लोग हैं जिसमें आरसी बोराल, पंकज मलिक और हम अनिल विश्वास का नाम लेते हैं, तो ऑर्केस्ट्रेशन का काम इन लोगों की परंपरा में चालू हुआ। देखिए जतिन, अनिल विश्वास कलकत्ता से ही बम्बई आए थे जी, और जो 2 नाम आपने लिए बहुत अहम नाम है जी, आरसी बोराल और पंकज मलिक का, लेकिन उनका जो दायरा था वो कलकत्ता तक सीमित था जी। वो तो न्यू थिएटर्स कंपनी का और मामला दोनों एम्प्लॉय थे। लेकिन अनिल दा वहाँ से छोड़ के जब बम्बई आए तो उनका बहुत संघर्ष में जीवन था, क्योंकि इस किताब को 3 सतहों पे लिखा गया जी, जिसमें आप देखते हैं कि पहले वो अनिल हैं, फिर वो अनिल विश्वास बन जाते हैं और बाद में अनिल दा बन जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक। तो शायद इसका मेरे क्रिटिक ने इस किताब का रिव्यू करते हुए लिखा था कि क्योंकि शरद दत्त दूरदर्शन से संबंधित है, वहाँ मल्टी कैमरा सेटअप होता है, तो ये किताब भी मल्टी उस अंदाज में लिखी गई जी जी। तो ये एक वो था। लेकिन उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई जब मुकेश दिवंगत हो गए, तो उस वक्त मुझे उनकी डेथ पे एक प्रोग्राम करना था। तो क्योंकि अनिल विश्वास ने उनका कालजयी गीत बनाया था, दिल जलता है तो जलने दे, उस सिलसिले में मैं अनिल दा को इंटरव्यू करने गया। और जैसा कि दिलीप कुमार से पहली मुलाकात के बाद वो घनिष्ठता बढ़ी और बड़ी मुलाकातें रही। आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, सोहबत जी। तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इन शख्सियतों की सोहबत नसीब हुई। अनिल विश्वास से मैंने उसी चर्चा में उनसे पूछा भी था कि आपने गाना मुकेश सहगल के अंदाज में क्यों गंवाया, क्योंकि बहुत से लोग उसे ये कहते हैं कि सहगल का ही गीत समझते जी मानते हैं। तो उसमें ये था कि उन्होंने बताया कि उस वक्त क्योंकि मुकेश एक्टर बनने गए थे
सिंगर एक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक। एक्टिंग में भी वो कामयाब नहीं थे, गाने भी उनके ठीक से चले नहीं, तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं वापस दिल्ली चला जाऊँगा। मोतीलाल उस फिल्म के हीरो थे, तो उन्होंने अनिल दा से पूछा कि तुम ये गाना कौन गाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप गाएंगे मोतीलाल। उन्होंने कहा नहीं, मैं गाना ये नहीं गाऊँगा। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं गाएंगे तो मुझे गाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, आप भी नहीं गाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक अजीज़ है मुकेश, उससे आप ये गाना गवाइए। तो उन्होंने कहा क्योंकि उस वक्त सैगल के नाम की इतनी धूम थी, तो मुझे लगा कि अगर इसी अंदाज में गाना गवाया जाए तो हिट हो जाएगा, और वो हुआ भी। हाँ वो बहुत मशहूर है, पहली नज़र का गाना। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा किताब के प्रसंग से अवान्तर हटते हैं। आप 50 वर्षों से सिनेमा माध्यम में, दूरदर्शन में और बाकी तमाम तरह से काम करते रहे। आपने अनिल विश्वास की यात्रा से लेके बहुत बात तक, और पीछे आपने बहुत सारे लोगों का गाना, खासकर आपने सैगल साहब पे भी काम किया। भारतीय परिदृश्य में सिनेमा के लेखन को और सिनेमा के म्यूज़िक को हमेशा एक परंपरा, एक ये भी रही है, एक मानसिकता कि उसको कभी बहुत मान्यता नहीं मिली, और हमेशा वो पक्का गाना और शास्त्रीय संगीत के बरक्स उसको हमेशा कमतर निगाहों से देखा गया। आपने जो पूरी परंपरा है, जो सहगल से शुरू होकर के अभी बिल्कुल AR रहमान तक निकल आई है, इस बीच में कभी पाया कि भारतीय फिल्म संगीत को लेजिटिमेसी, वैधता कब से मिलनी शुरू हुई समाज में? देखिए, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि न्यू थिएटर्स की फिल्में थी जी, वो बहुत ही उनकी प्रासंगिकता थी। उन्होंने अच्छी साहित्य पे फिल्में बनाई थी, देवदास बनाई, कपाल कुंडला जी, ऐसी, विद्यापति। तो ये जो फिल्में थी, इन फिल्मों में एक सुरुचि थी, भोंडापन नहीं था, और उनका सबसे जो मुख्य आकर्षण था वो था उसका संगीत। हाँ। आज का जो फिल्म संगीत है उसकी आयु 10 दिन 15 दिन, एक ही गाना आप दिन में 10 बार सुनते। लेकिन आज भी आपको बालम आए बसो मोरे मन में, हाँ, दुख के दिन अब बीतत नहीं, वो आज भी वैसे पिया मिलन को जाना, जब आप गाने सुनते हैं हाँ, तो लगभग 70 वर्ष पुराने गाने हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी उनकी एक ताजगी महसूस होती है। तो आज के अनिल विश्वास एक अच्छी बात कहते थे कि आज के फिल्म म्यूजिक और हमारे फिल्म म्यूजिक में ये है कि एक इतना बड़ा शरीर है, उसमें आत्मा नहीं। तो अगर आत्मा ही नहीं है, इसीलिए जो आज का संगीत है वो बहुत शॉर्ट टाइम है। बहुत अनिल विश्वास की फिल्म किस्मत, मैं उसको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मानता हूँ अनिल विश्वास की करियर में। उसमें बहुत तेरे गीत हैं जिनका अपना इतिहास है। आप किस गीत को सब मुकम्मल तौर से अनिल विश्वास का सिग्नेचर मानते हैं, किस्मत के बरक्स? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वैसा ही प्रश्न है कि आप किसी माँ से पूछें कि उसे कौन सा बच्चा अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि अनिल विश्वास का हर गीत उनका सिग्नेचर गीत है। लेकिन अगर आप किस्मत की बात करते हैं तो उसमें आप वैरायटी देखिए। देशभक्ति का सबसे पहला गाना वही है, दूर हटे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। उसी में अशोक कुमार पे जो धीरे धीरे आ रहे बादल, धीरे धीरे, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद एक उसमें बहुत गाना जो अनिल दा की बहन पारुल घोष, वो मुझे सबसे मुकम्मल गाना लगता है, पपीहारे। उसमें अगर आपने देखा हो तो पीठा वाला और प्रदीप खुद हैं उस कैमरे के सामने। तो पपीहारे मेरे पिया से कही हो जाए, तो या घर घर में दिवाली मेरे घर में, तो हर गाना जो था वो अनिल दा का हस्ताक्षर था। अनिल दा की जो परंपरा है और जो उनका फोक ट्यून है और जो वो बंगाल का एक अपना संगीत लेकर के आए, उसी समय उनके कंटेम्प्रेरी आपके पंकज मलिक, तिमिर बरन, RC बोराल, KC डे, रफ़ीक गजनवी, तमाम सारे लोग मौजूद हैं, ज्ञानदत्त, खेमचंद प्रकाश। ये पूरी परंपरा को आप कैसे आंकते हैं एक सिने इतिहासकार के रूप में? देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के आपने नाम लिए, खेमचंद प्रकाश राजस्थान से थे जी। उनके गाने में आपको राजस्थान की नींद और आपको राजस्थान का एक बहुत वो मिलेगा। अनिल दा क्योंकि खुद गायक भी थे और कई वाद्य बजा सकते थे जी। और 22 साल से अगर आपको उनकी एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, राही एक उनकी फिल्म है जी, जो मुल्क राज आनंद साहब के नावल पे बेस्ड थी। उसके आप गाने देखिए, बिल्कुल शुद्ध असम का जो लोक संगीत है उस घर पे, उस फिल्म में आपको नजर आता है।
बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप पंकज मलिक को लेते तो पंकज मलिक तो वेस्टर्न म्यूजिक से बहुत बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो पहला ऑर्केस्ट्रेशन का काम सारा पंकज उन्होंने मलिक किया। का। और आप ये देखिए कि आप एट टाइम्स, क्योंकि फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर चीज़ को फिट इन कर लेते हैं। हाँ, वो तमाम प्रकार की परंपराओं को एक जगह अमलगमेट कर लेता और वो है, देखिए ले आता है। कि पंकज मलिक बिल्कुल मार्शल म्यूजिक लगता है लेकिन गाना बहुत रोमांटिक है। उसका एक और उदाहरण है सलील दा का सलील चौधरी का। जी 2 बीघा जमीन का वो गाना जी, लीजिए, जी। धरती का है पुकार के बीच उससे में। पहले जो धुन है वो बिल्कुल मार्शल म्यूजिक, मार्शल रशियन म्यूजिक, मार्शल रशियन वो उन्होंने कहा भी है खुद कि ये पीस मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको ब्लेंड किया। लेकिन ये हमारे संगीतकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो वेस्टर्न धुन को किस कदर उसका भारतीयकरण कर लेते थे। शंकर जयकिशन ने इसके लिए माने जाते, उन्होंने बेपनाह धुनें वेस्ट की ली। जी अजीब दास्तां है ये, हाँ, अजीब दास्तां है। एक नहीं कई गाने हाँ, हैं। बहुत सारे गाने उन्होंने चुने हैं। लेकिन वो लगता है कि हमारे ही गाने ये लेकिन आपने जो ये पूछा कि आप किस उससे देखते हैं, तो मेरे ख्याल में पंकज मलिक, आरसी बोराल कलकत्ता में महान काम कर रहे थे, वही काम अनिल विश्वास, सलील हेमचंद चौधरी। प्रकाश और नौशाद साहब ये बम्बई में कर रहे थे। लेकिन नौशाद साहब की रतन जब फिल्म आई जी। तो उसकी लोकप्रियता का कारण क्या था कि उसमें यूपी का लोक संगीत जो था, फोक टोन था, अखियां मिला के जिया जय भरमा भरमा के। के चले नहीं जाना। और दिलचस्प बात यह कि उनकी शादी हो रही है, उस पर वही गाने बज वही रहे हैं। गाना बज रहा तो उन्होंने है। कहा कि नहीं साहब, हमारा बेटा जो है म्यूजिक से कोई इसका लेना देना नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जीवनियाँ लिखी, आपने अनिल विश्वास पे काम किया, आपने सहगल साहब पे काम किया। सहगल साहब के बारे में बहुत कम सामग्री, बहुत कम मालूमात होते हैं। सहगल रहे भी नहीं, आपने बहुत थोड़े से में जो सारी जानकारियाँ एकत्र की। आपने के.एन. सिंह, उनके ज़माने के जो वो एक्टर थे, उनसे बात की, और तमाम सारी जिस तरीके से एक घोंसला एक चिड़िया बुनती है, एक छोटे छोटे अपने पर्ण ला करके बनाती है, आपने इस तरीके से सहगल को पूरा व्याख्यायित किया है। सहगल पे काम करते समय आपने कितनी लेखकीय छूट ली और कितना इतिहास उसमें समाहित किया? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने दूरदर्शन के लिए 4 डॉक्यूमेंट्रीज के.एल. सहगल पे बनाई, और उस सिलसिले में मैंने पूरा जहाँ जहाँ सहगल गए, जी। जैसे उनका जन्म जम्मू में हुआ, जम्मू, जालंधर, कलकत्ता, मुंबई तो उनकी कर्म भूमि थी, मैं उन हर जगह पर गया और मैंने देखा कि इतनी भ्रांतियाँ थी कि इन्फॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन सहगल साहब के बारे में ज़्यादा थी। कुछ ऐसे वजह रही होंगी पारिवारिक कि उनका दाह संस्कार सुबह 6:30 बजे ही कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 6:30 बजे सबसे ठंडे दिन जालंधर में कौन सी शव यात्रा निकलेगी। सहगल साहब की जब मृत्यु हुई वो 42 वर्ष के थे। पंजाब में या नॉर्दर्न इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि जब बड़ा बुजुर्ग मरता है तब बैंड बाजा जाता है, जवान मौत पे कोई नहीं इस तरह होता के। है। जी। एक साहब ने मुझे कहा, साहब मैं तो खुद उसमें मौजूद था। तो उनकी हमने शव जब यात्रा। उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक की तो पता लगा वो खुद 1.5 साल के थे उस वक्त। तो 1.5 साल का बच्चा तो सहगल साहब की जब जी, जी। तो इस तरह की बहुत सी वो थी, जैसे कि साहब वो पीते बहुत थे। नौशाद साहब ने कहा कि उन्होंने एक गाना मेरे लिए गाया जो बिना पी के बिना गाया। पिए हुए रिकॉर्ड नहीं करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सहगल साहब ने कहा काश अब मुझे पहले मिल गए होते। तो इसका मतलब ये है कि सहगल साहब ने जो पहले जितने भी गाने गाए सब पीते हुए गए। तो वो गाने नौशाद साहब के हिसाब से अच्छे गाने नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अगर पी के गाए थे। लेकिन इस किताब में आपने देखा होगा कि नितिन बोस जी। ने खुद कहा कि उन्होंने 34 वर्ष तक छुआ ही नहीं इसको। जी। के.एन. सिंह ने भी कहा कि वो बहुत ही शालीनता से पीते थे क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी। अब उनकी मृत्यु का कारण तो डायबिटीज़ थी, वो सिरोसिस और लिवर से नहीं मरे, जी। उनके डायबिटिक थे। उस वक्त डायबिटीज़ का इलाज नहीं था, इंसुलिन नहीं थी, और उतना ध्यान नहीं और दिया। थोड़ा सा भी अगर आप वो करेंगे तो ये आपके लिए हो सकता है। तो इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ थी जिनको वो करने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। सहगल साहब के बरक्स जब आपने सहगल पे काम किया तो तमाम ऐसे और संगीतकार, खास करके गायक, पार्श्व गायक और गायिकाएँ रहीं
जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है कि जब आपने उस समय काम किया होगा तो तमाम उन दस्तावेज़ों में भी ज़रूर गए होंगे जो उनके समकालीन थे या उनके परवर्ती थे। जैसे मैं खुर्शीद की बात करूं, जैसे मैं जहां आरा कज्जन की बात करूं, या मैं आपसे राजकुमारी के बारे में पूछूं, सरस्वती देवी के बारे में पूछूं, सरस्वती राणे के बारे में पूछूं, तो क्या ऐसे किसी गायक के बारे में सहगल का दस्तावेज निकालते समय कोई ज़रूरी मालूमात आपको हासिल हुए? देखिए, सहगल साहब का कानपुर में जब वो थे और वहाँ पर एक गली में वो नीचे गाना सुनते थे, तो वो रेफरेंसेस हमें मिले। मैं कानपुर में गया और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, और ये भी एक खुशकिस्मती थी कि मैं उन लोगों से उस डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए उन लोगों से मिला जिन्होंने सहगल साहब को बहुत आत्मीयता से देखा था। जी। केदार शर्मा, जिन्होंने देवदास के गीत और संवाद लिखे थे, वो जीवित थे। वो सहगल के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहगल की माँ जो थी भजन वगैरह गाती थी, और उससे सहगल खुद अच्छा कंपोज करते थे। उनका तो ये भी कहना था कि दुख के दिन बीते नहीं की जो धुन है और बाला माए बसों की धुन जो है, ये सहगल साहब ने कंपोज की। अच्छा। बाकी गाने तिमरबरन के थे। जी जी जी। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। जी जी जी। जो टेलीकास्ट कई बार हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो केदार शर्मा जीवित थे, तपन सिन्हा उस वक्त जीवित थे, के.एन. सिंह जीवित थे, जयराज जीवित थे, न्यू थिएटर्स के दिलीप सरकार जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इस फिल्म के लिए। तो उस वक्त क्योंकि फिल्म की अवधि आपको मालूम है कि बड़ी मुश्किल से हमें 1 घंटे का स्लॉट मिला, लेकिन इतनी जानकारियाँ थी कि उनको लाने के लिए लगा कि पुस्तक जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वो रहे। तो उसमें वो चीज़ें जो फिल्म में नहीं थी वो भी इसमें शामिल की गई। और जो मैंने गायिकाओं और के बारे में पूछा, देखिए खुर्शीद तो पाकिस्तान चली गई थी जी पार्टीशन के बाद, और जो आपने कुछ नाम लिए जो शास्त्रीय गायिकाओं के, ये जैसे राजकुमारी जी से मैं मिला, लेकिन राजकुमारी जी से मिला रोशन पे फिल्म करते हुए। अच्छा, वो कजरारी मतवारी पिया तेरी, और वो जो गाना है बैरी बलम में, हाँ हाँ, इब क्या होगा, इब क्या होगा, हाँ। राजकुमारी से मिला। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता था कि साहब कोई भी संगीतकार ऐसा नहीं जो सहगल साहब से मुतासिर नहीं था। जी बिल्कुल ठीक। मुकेश का हमने जिक्र किया, लता जी पे आपने खुद इतना काम किया है। लता जी खुद उनको बिल्कुल अपना भगवान ही मानती हैं। आज भी मैंने जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो वो कहती हैं कि मैं सहगल साहब की तरह गाना और उस तरह के एक्सप्रेशन ले आना, खास करके वो 2 गानों का जिक्र करती हैं, दुख के दिन अब बीतत नहीं और धरती माता का अब कहा करूं कित जाऊं। तो वो बोलती हैं कि ये दोनों गाने मेरे पास आदर्श के रूप में हैं कि कैसे सहगल इसमें इतनी खूबसूरती भर पाए। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में सहगल साहब को दैविक कोई शक्ति थी, क्योंकि वो पीर का जो इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने उससे कहा था कि तुम आवाज़ जब एक बार वो खो बैठे थे बचपन में, तो वो बड़े उदास से निराश हो गए थे जीवन से। तो उन्होंने कहा कि तुम इसी आवाज़ की वजह से ही जाने जाओगे। आप मुकेश के गाने लीजिए, तलत महमूद के गाने लीजिए, रफ़ी साहब की तो ख्वाहिश ही थी कि वो एक गाना सहगल साहब के साथ गाएं, और उनको मौका भी मिला शाहजहां में, रूही रूही मेरे दिल, रूही रूही दिल में मेरे सपनों की रानी। उसमें रफ़ी ने एक लाइन गाई है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं धन्य हो गया क्योंकि मैंने सहगल साहब के साथ कोरस में गाया गाना। तो ये उनकी एक लोकप्रिय। और आज भी मैं समझता हूँ कि आज जो चाहे DVD का ज़माना हो, iPod का ज़माना हो, आपको हर तीसरे शख्स के iPod में KL सहगल ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। सहगल के कुछ गाने जो बेसाख्ता याद आते हैं, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, या जगमग जगमग दिया जलाओ, खुद उसका सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजे, तानसेन का 2 नैना मतवारे तिहारे, और एक बंगला बने न्यारा, तमाम गाने हैं। मतलब एक पूरी फहरिस्त है और एक पूरी परंपरा है। सीनियर लोगों से लेकर अभी बिल्कुल युवा लोगों में भी सहगल व्याप्त हैं और लोग सुनते रहते हैं। किन गीतों को आप उनके अनमोल मोती मानते हैं? देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में नंबर्स मायने नहीं रखते, इसलिए जी कि अगर आप हज़ारों गाने गाएं और 1000 गाने में से आपको मुश्किल से 50 गाने मिले, सहगल साहब ने तो टोटल 150 गाने गाए फिल्मों में, और गैर फिल्मी गाने और गज़लें 37-32 उनकी, भजन वरस हम मिला लीजिए, 180 गाने गा के एक आदमी अमर हो जाता है। तो इसको मतलब नंबर काउंट नहीं करते। लेकिन जो रेंज है सहगल साहब की, देखिए भजन उन्होंने गाया, रोमांटिक गाने उन्होंने गाए, बिल्कुल गाए, गज़ल उन्होंने पहली बार गालिब की गज़लें सहगल साहब की आवाज़ में आई, बिल्कुल, ज़ौक़ की सिम्बा अकबराबादी,
देखिए उनका चयन देखिए, गज़ल, भजन, हर चीज़ वो एक ही सहजता से गा सकते लेकिन एक उसके एक प्रशंसक की निगाह से जी। जो आप उनके रहे हैं, आप किन 2-4 गीतों को हमेशा याद करना पसंद करते देखिए कुछ गाने ऐसे हैं जो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। परवाना का गाना मुझे याद आ रहा है, टूट गए सब सपने मेरे। ये गाना इतना, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये शायद, मुझे लगता है कि क्योंकि उसी वर्ष सैगल साहब का देहांत हो गया था जब वो फिल्म रिलीज़ हुई। परवाना शाहजहां से पहले बन रही जी, थी, जी। लेकिन शाहजहां पहले रिलीज़ हो गई, जी। तो क्योंकि वो फिल्म उसी वक्त रिलीज़ हुई जब सैगल साहब का देहांत हुआ। तो हो सकता है कि लोग इस इतने वजह उसमें हों कि उन्होंने इतना तवज्जो ही ना दी हो। जी। लेकिन दो नैना मतवारे, जी। एक कातबे तकदीर, मुझे इतना बता दें, जी। देवदास के दोनों गाने, बालम आए बसो मोरे मन में दुख के दिन भी देना ही, एक बंगला बने में आ रहा है, और सबसे जो उनका हिट है बाबुल मोरा ने छुप अरे क्या बात है। किसने नहीं गाया होगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज भी सैगल साहब का तो गाया वो गाना है। जी। और उस गाने के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊंगा जो फणी मजूमदार ने बताई थी मुझे, कि प्लेबैक आ चुका था 1935 में, प्लेबैक आ गया। बिल्कुल ठीक। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी तो सैगल साहब ने उनसे कहा कि ये गाना मैं लाइव गाऊंगा। अच्छा। तो आपने देखा होगा पढ़ते हुए उनके हाथ में हारमोनियम है, वो स्ट्रीट में जा रहे हैं, और पीछे जो एक ट्रॉली में सारा का सारे साजिंदे जा रहे हैं। मतलब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, शूट होते समय रिकॉर्ड हुआ, जो और जैसे उसी पहले समय- होते थे, जी, जी। उन्होंने प्लेबैक नहीं किया इसका। जी, जी, उन्होंने कहा जी। कि मैं ज़्यादा फीलिंग दे पाऊंगा अगर मैं खुद गाता हूँ। जी। तो ये एक दिलचस्प चीज़ थी। तो मतलब वो चाहते थे कि हर चीज़ में एक मैं फीलिंग डाल सकूँ। शायद मैं समझता हूँ कि यही एक कारण है कि आज भी सैगल जीवित हैं और लोकप्रिय। बहुत सुंदर बात है। हम संगीत से थोड़ी देर के लिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे विषय पर केंद्रित करते हैं। जी। हालांकि वो भी सिनेमा से संबद्ध व्यक्ति हैं, सआदत हसन मंटो। जी। आपने राजकमल के लिए एक बड़ी सुंदर, एक प्रामाणिक उनके चयन का संपादन किया, दस्तावेज मंटो, जो 5 वॉल्यूम में एक बड़ी पुस्तक है। और हम सब लोगों ने, जब मैं खुद बड़ा हुआ और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मंटो की पहली किताब मैंने वही खरीदी और मैंने देखा कि ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आपको सब चीज़ें वहाँ बहुत ही प्रामाणिक ढंग से मिलता है पढ़ने को। मंटो पर ये काम, एक इतना मॉन्यूमेंटल वर्क आप कैसे कर पाए और उसके पीछे की क्या सोच और अवधारणा थी? देखिए इसमें मैं एक बात आपको दिलचस्प बताऊं कि मैंने मंटो की एक कहानी थी नंगी आवाज़ें, जी। वो मैंने 1958 में जब मैं 8वीं क्लास में था मैंने पढ़ी। मुझे कहानी समझ नहीं आई। जी। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्यों टाट फाड़ने शुरू कर देता है, कैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। शायद मेरी आयु ऐसी थी, परिपक्वता नहीं थी इतनी जी। जी। कि मैं उसको। मेरे एक मित्र हैं बलराज मेनरा, जो खुद जी। उर्दू के बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं, कहानीकार हैं। उनकी मंटो पे बहुत स्टडी थी। तो मेरी जब उनसे 75 में मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैंने नंगी आवाज़ें पढ़ी थी, मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने मुझे जो उसका भाष्य किया आपके भाष्य सामने। तो मुझे जी। लगा कि, और फिर मैंने ताबड़तोड़ मंटो को पढ़ना शुरू कर दिया। और मंटो का जितना कुछ था, जो चीज़ें हिंदी में उपलब्ध नहीं थी, वो बलराज मेनरा उर्दू में मुझे पढ़ के सुनाते थे। तो ऐसी मुलाकातों में ये तय हुआ कि क्यों ना इसका एक ऑथेंटिक, क्योंकि मंटो को पब्लिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था। और ये भी मैं आपको एक बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस किताब की जो रॉयल्टी है उसका 50% मंटो साहब के परिवार को जाता है। ये बहुत सुंदर बात है। क्योंकि प्रकाशकों ने उसको इतना लूटा था, तो हमने कहा कि ये तो मंटो का कर्ज है। तो बलराज मेनरा को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, मेरा हाथ उर्दू में ज़रा तंग का, तो हम दोनों ने मिलके जब ये काम किया, तो जो बचपन में आपने भी कहानी पढ़ी होगी कि वो एक आदमी जो है दृष्टिहीन है और एक विकलांग है, लेकिन दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो हम ये काम कर पाए। जी। जी। नहीं, आपने बहुत सुंदर किया। और कहानी के चयन में और उसके बाकी उनके सारे जो भी फसाने हैं उसके चयन में आपने किस दृष्टि को आधार बनाया, किस तरह से, बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से ये काम हुआ है? देखिए मंटो बहुत ही विवादों में घिरे रहे और लोगों ने कहा कि साहब वो अश्लील लेखक हैं, वो
सेक्स के बारे में लिखते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मंटो एंटी सेक्स राइटर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लोअर डेप्थ्स, जो गोरकी का बड़ा मशहूर वो था, तो लोअर डेप्थ जो निचला तबका है, क्योंकि मंटो वेश्याओं, उनके दलालों और उनके साथ बहुत करीब से उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, जी। तो बड़ा मुश्किल काम भी था। और सेक्स कनोटेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन पे इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन वो कहानियाँ किस उहापोह और जद्दोजहद से उपजी हैं। खास करके जब खोल दो कहानी की हम चर्चा करते हैं तो वो विभाजन की पीड़ा और शरणार्थी कैंप में किस तरीके से। नहीं, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा कि मंटो जब विभाजन हुआ तो 1947 में पाकिस्तान नहीं गए, वो 1948 जी बिल्कुल ठीक, लेकिन उसको वो एक राइटर की निगाह से पाकिस्तान में जाके एक लाइन नहीं लिखी कई सालों तक। और जब उन्होंने उस कैंप में कि ये घटना पढ़ी अखबार में, तब खोल दो कहानी लिखी। जी। और उस खोल दो कहानी या जो उन्होंने काली सरवार लिखी, जो उन्होंने बू लिखा, तो मुझे लगता है कि वो सेक्स से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, एक तबके का, एक साइकोलॉजी है, और उसको वो उघाड़ के रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं ये किसी के भी मुंडन कर सकता हूँ, ये काम मैं बहुत नफासत से करता हूँ। जी जी जी। तो इन्होंने, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा बेबाक लिखा। और दंगे पे खास करके जब वो अशोक कुमार पे लिखते हैं तो एक बड़ा मशहूर प्रसंग है कि अशोक कुमार उनको छोड़ने जाते हैं उस इलाके में जहाँ मुसलमान हैं और हिंदू मुस्लिम राइट हो गए हैं। बाद में वो मना करते हैं कि तुम इतने बड़े एक्टर हो, तुम्हें परेशानी हो जाएगी। बाद में लोग ये कह के पीछे हट जाते हैं अशोक कुमार को कि अशोक भाई हैं, आप जाइए जाइए। मंटो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। ये मुसलमानों से अशोक भाई करे तो मैं कहाँ हूँ। हाँ। तो वो कहता है बाजू वाली गली से, बाजू वाली गली से आप निकल जाइए। अगले दिन बाजू वाली गली से ही चले निकल जाते। लेकिन अगर आपने उनके फिल्मी खाके पढ़े हुए हैं, जो मीना बाजार के नाम से, देखो मीना बाजार नाम की कोई किताब मंटो साहब ने नहीं लिखी। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप हमें दे रहे हैं। जी। मंटो साहब ने खाके लिखे कुछ लोगों पे, और उन खाकों में के 2 जिल्दें छपी। एक का नाम था लाउड स्पीकर और एक का नाम था गंजे फरिश्ते। उसमें कुछ जो उन्होंने फिल्मी स्केचेस लिखे थे, तो लंबे अरसे तक बॉम्बे टॉकीज से जुड़े रहे और 8 दिन में तो उन्होंने खुद काम भी किया था। जी। तो वो खाकों को लेकर किताब छाप ली किसी ने और उसका नाम दे दिया मीना बाजार, जबकि इसका इस मंटो नाम से की कोई कोई लेना किताब मंटो साहब ने नहीं लिखी। और अब उस किताब का जब अंग्रेजी में तर्जुमा होता है तो स्टार डस्ट के नाम से होता है फिर। हाँ, लेकिन मैं ये अब तक जानता रहा कि वो मीना बाजार नाम से एक पुस्तक रही है। और लेकिन वो जो उनके सारे उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे बढ़िया खाका है वो शाम का है, मुरली की धुन के नाम से, क्योंकि शाम से बहुत गहरी दोस्ती थी मंटो की। और जब वो बापू गोपीनाथ में भी शाम का जिक्र मतलब कैरेक्टर का है, जो गोपीनाथ को आके मिलता है कि आज पार्टीशन में मेरे इतने लोग चले गए, मंटो वहाँ पर मौजूद है। उस शाम से पूछते हैं कि यार जी तुम्हें जब किस्सा एक कहानी में है जी, तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारा बस चलता तो तुम क्या मेरा भी गला घोंट देते? उसने कहा नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, ये बहुत सुंदर है। और उस पूरे शाम ही उनको छोड़ने का जब वो कराची जा रहे हैं, उसके 2 जो उनके स्केच हैं खास करके सितारा देवी पर और नरगिस पर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सितारा देवी अब नहीं रही, अभी हाल ही में उनका दिवंगत हो गई, लेकिन मैंने सितारा देवी से इस बारे में बात की। जी। मैंने जैसे ही मंटो, किसी ने कहा कि ये शरद जी हैं दूरदर्शन में काम करते हैं, उन्होंने मंटो पे बड़ा काम किया, तो उन्होंने एकदम कहा कि नाम मत लो, 1-2 गालियाँ दे दी भारी भरक। तो इत्तेफाक से उसी पार्टी के बाद मुझे उनको ड्रॉप करना था होटल, तो मैंने उनको रास्ते में बात छेड़ी। मैंने कहा आप मंटो के नाम पे इतना भड़क क्यों गए? तो उसने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि मेरे बारे में उसने बहुत अनसंट लिखा है। मैंने कहा आपने पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने सुना है। मैंने कहा मंटो साहब ने आपको जो कॉम्प्लीमेंट दिया है आपके फ़न को, आपके नृत्य को, तो उन्हें लगा कि आज तक वो एक मिस इन्फॉर्मेशन ही कैरी कर रही थी। जी। तो मंटो का कंट्रीब्यूशन बॉम्बे टॉकीज़ में, इनिशियल इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा है। आकाशवाणी में तो रही 18 महीने लगभग। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने सारे लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन पे फिल्में की, उनके साथ साक्षात्कार करते रहे, सिनेमा की दुनिया के वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद आप पे प्रभाव डाला, और जो प्रभाव आप आज तक महसूस करते हैं? देखिए, दिलीप साहब के बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं जी, क्योंकि दिलीप साहब की सोहबत में आप
जब उठते हैं उस सोबत करके, उनके बाद निकलते हैं उस कमरे से, तो यू आर एनरिच्ड। बात खाने की हो, बात कपड़ों की हो, बात शायरी की हो, बात वेस्टर्न म्यूजिक की हो, इंडियन म्यूजिक की हो, एवरीथिंग अंडर द सन ही कैन डिस्कस विद यू। जी। बॉम्बे में पाव कहाँ पर अच्छा मिलता है वो उनको मालूम है। गोभी गोश्त में गोभी कितनी होनी चाहिए, मटन कितना होना चाहिए उनको मालूम है। स्क्रैम्बल्ड एग में कितनी आंच देनी चाहिए। जी। और फिल्में देखना तो उनका बड़ा वो है, जी। पैशन था उनका। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने एक फिल्म साथ देखी, द प्रॉमिस लैंड, आंद्रे वादा की फिल्म। जी जी, आंद्रे वादा, पॉलिश फिल्म डायरेक्टर। वो बड़ी लंबी फिल्म थी वो, लेकिन आप उठ नहीं सकते, ग्रिपिंग फिल्म थी। अगले दिन जब हम उस फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो दिलीप साहब ने कुछ ऐसे व्याख्या की उसकी कि पूरा मेरा नज़रिया बदल गया उस फिल्म के बारे में। तो फिल्मों से वो बिलोंग करते हैं जी। उसके अलावा कोई एक्टर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी इतनी बड़ी रेंज हो जो डिस्कस कर सके। संगीत दूसरे शख्स जिससे मुझे बड़ा मुतासिर किया वो देव साहब जी। वो अपनी शर्तों पे जीते रहे और उनका ये था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब हाँ, पीछे मुड़ के नहीं तो देखता। सदाबहार अभिनेता ही ऐसे रहे। डोंट सिट, जी। ऑलवेज वॉक, रन। आपने देखा उनकी पूरी शख्सियत में एक वो था, एक उनकी पूरी शख्सियत में एक जो नौजवानी थी और जो एक रवानी थी, वो उनको अंत तक वैसा ही उनको रख के लास्ट डे। जी। आप जब दूरदर्शन में काम कर रहे थे तो आप अचानक से आपने बहुत सारे काम किए और आपने तमाम तरह के कार्यक्रम बनाए, आप प्रोग्राम में थे। आप अचानक से फिल्मी हस्तियों पर और पुराने लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट करने की तरफ किस कारण मुड़े? कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आप आए या आपको ऐसा लगा कि ये होना ज़रूरी है, इसका दस्तावेज बनना ज़रूरी है? देखिए, थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि फिल्म पत्रकारिता को एक निम्न दर्जा दिया गया। जी, हमेशा एक तो कमतर हम माना नहीं कहते गया। हैं कि साहब फलाना साहित्य, जी, तो हम फिल्म साहित्य क्यों नहीं कहते? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा ये था कि फिल्मों में जो पर्दे पे दिखता है वही मैटर करता है। जी। आप जो गाना गाता है उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन गाना किसने लिखा, कौन उसका संगीतकार है, ये नहीं मालूम। और ये एक अनवरत बहस चल रही है कि एक गाने के पीछे किसका हाथ है, क्या वो गायक है, क्या संगीतकार है, या जिसने गीत लिखा है। जी बिल्कुल ठीक बात। वो एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा वो एक लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अच्छे ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग के पीछे तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को मैं मद्देनज़र रख के मैंने 3 किताबों की योजना बनाई, जिसमें पहले संगीतकार अनिल विश्वास, दूसरे में सैगल गायक भी थे, अभिनेता भी थे, और तीसरी पुस्तक जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ वो शैलेंद्र पे है। जी। गीतकार पे। जी। तो शैलेंद्र के गीत भी एक तरफ आम जनता से जुड़े हुए, और आप उनके बिटवीन द लाइंस पढ़िए। जो बात शायर लुधियानवी की शायरी में थी, शायर लुधियानवी और शैलेंद्र ये 2 जिनको मैं मानता हूँ पोएट लिरिसिस्ट हैं। जी। गुलजार साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही साहिर साहब के संदर्भ में। उन्होंने कहा वो अकेले ऐसे गीतकार हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री ने अब उनकी शर्तों पे माना। उन्होंने क्योंकि कभी माध्यम हमेशा शायर जो भी गया या जो भी साहित्य के लोग गए, उन्होंने फिल्म मीडियम के हिसाब से अपने को अडॉप्ट किया, लेकिन साहिर को फिल्म मीडियम ने अडॉप्ट किया। वो किया। दूसरा, साहिर साहब ने कभी सिचुएशन पे नहीं लिखा। जी। और एक दिलचस्प वाक़या है कि B.R. चोपड़ा जब गुमराह फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, उनसे बिना पूछे कहा कि सिचुएशन पे गाना हमें मिल गया। तो साहिर साहब ने B.R. चोपड़ा से बड़ा झगड़ा किया कि मेरी क्रिएटिव प्रॉपर्टी है, आप कैसे ले सकते हैं, आप मुझसे कहते आपने। तो इस कदर, क्योंकि साहिर का ये था कि लफ्ज़ बहुत माने रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। साहिर की पूरी जो शब्दावली और जो पूरी उनकी कैफियत है सिनेमा की और उनके अपने निजी संकलनों की, वो दोनों आपस में इतनी मिलीजुली हैं कि आप कोई गाना उठाएं, आप उनका एक गाना उठाएं तो रामन दर्पण कहलाए, तो वो लगता है कि जैसे ये फिल्म का गीत ना होकर के वो वैसे ही उतनी ही प्रामाणिकता के साथ कोई भजन लिख रहा है। और अगर आप फिल्म में अब ये गाना जो है औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया, आप इसको कहाँ से कह सकते हैं कि ये फिल्म के लिए लिखा गीत है? वो तो उतना ही सुंदर नज्म है जितनी कि नज्म वो प्यासा के लिए लिख रहे थे, अलग से लिख रहे थे। साहिर की शायरी के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी शायरी इल्मी भी है और फिल्मी भी है। जी बिल बहुत सुंदर। क्योंकि एक तरफ वो लिखते हैं अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। जी। उसी में अल्लाह तेरो नाम लिखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
आपने जो सवाल पूछा था कि मैं, देखिए, मेरा चयन जब दूरदर्शन पे हुआ तो मैं समाचार का आदमी था। आकाशवाणी के समाचार विभाग से मैं दूरदर्शन में बतौर प्रोड्यूसर आया न्यूज़ का। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जिस वक्त मुझे लगा कि मैं न्यूज़ में कोई कर नहीं पा रहा। ये दौर था इमरजेंसी का, क्योंकि बुलेटिन हर रोज़ लगता था कि आप एक ही बुलेटिन कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने अपने निदेशक से कहा कि मैं न्यूज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपका तो सिलेक्शन न्यूज़ के अगेंस्ट हुआ। तो इस तरह काफ़ी देर वो चलता रहा और बाद में उन्होंने मुझ पर मेहरबान हुए। उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्रीज करना चाहता हूँ। और फिर मैंने अपने उस कार्यकाल में कम से कम 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई और आर्म्ड फोर्सेस में मैंने लगभग 65 फिल्में बनाई और जिनका आज तक चर्चा है। बायोग्राफिकल मैंने बहुत सी, जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी में, महात्मा गांधी पे मैंने बहुत कार्यक्रम बनाए। तो इसी सिलसिले में दिलीप साहब पे करना काम बड़ा मेरे लिए होता था। मेरे उन पे करना है, लेकिन वो टीवी पे आना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया और जिस दिन उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होना था उन्होंने 1 घंटे का हमें समय दिया था और इंटरव्यू 8 घंटे में रिकॉर्ड हुआ। और वो पूरा जब क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाता था तो उसका आंसर सुनते थे हेडसेट लगा के, और फिर कहते थे कि इसको दोबारा करेंगे, इसमें तलफ़ुज़ गलत हो गया, लोग क्या कहेंगे कि यूसुफ का तलफ़ुज़ ख़राब है, इसको दोबारा करेंगे। तो इतनी बारीकी से देखने वाला कौन करता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है और ख़ास करके आपने साहित्य वालों के साथ भी बहुत सारा काम किया। जो साहित्य और अन्य कलाओं की मैत्री रही है, जो कभी ये होता है कि सिनेमा का व्यक्ति साहित्य से कटा होता है, साहित्य का व्यक्ति सिनेमा से दूरी बरतता है, संगीत का व्यक्ति सिनेमा में जाता है लेकिन सिनेमा का व्यक्ति संगीत की तरफ नहीं लौट के आता, शास्त्रीय संगीत से सिनेमा की दूरी है, सिनेमा से साहित्य की दूरी है, साहित्य से मैं आपसे थोड़ा सा तो नहीं लगता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्यों है और इसमें कैसे हम एक सहकार बना सकते हैं। पहले तो आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि शास्त्रीय संगीत, देखिए जितने भी बड़े शास्त्रीय कलाकार हुए संगीत के, चाहे वो गायक हों या वादक हों, उन्होंने सबने सिनेमा में काम किया। मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिनेमा में जो लोग काम कर रहे हैं या शास्त्रीय संगीत के जो लोगों ने बजाया है और तमाम सारे सब बड़े लोगों ने काम किया है और बहुत लोगों ने म्यूजिक दिया, अल्लाह रखा खान साहब ने दिया, सब ने दिया, पंडित रविशंकर ने दिया। मैं ये कह रहा हूँ अली अकबर खान साहब ने दिया, जी अली अकबर खान साहब ने दिया, पन्नालाल घोष ने दिया, तिमिर बरन गए और अब तो शिव हरी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक परंपरा है दूर से देखने की, जो हम दूर से देखते हैं। मतलब आपने कहा ना कि हमेशा सिनेमा माध्यम को कमतर मानते हैं, तो शास्त्रीय संगीत का आदमी शास्त्रीय संगीत का काम सिनेमा में जाके करके भी उससे थोड़ा सा पीछा छुड़ाना चाहता है। सिनेमा जो है वो डायरेक्टर मीडियम है जी, और जो शास्त्रीय कलाकार, संगीत का कलाकार है, वो अपने चाहे वो साज हो या आवाज़ हो उसकी, उस पर उसका पूरा नियंत्रण है। उसको किसी सेमी आर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़न है। लेकिन अभी जो आपने सवाल पूछा है कि 1-2 शख्सियतों का मैं नाम लेना चाहूँगा। राही मासूम रज़ा, जो साहित्य से आए थे, उस सिनेमा में बहुत कामयाब रहे। कमलेश्वर, जिनके साथ हमने दूरदर्शन में काम भी किया, वो भी साहित्य से फिल्मों में गए, दोनों जगह कामयाब रहे। कैफी साहब बहुत कामयाब रहे। मैं ये बताएं, आपने एक बार मजरूह शकील शायरी की तो पूरी परंपरा है। आपने एक बार अपने एक लेख में ये बात का जिक्र किया कि मैं पुराने दौर का व्यक्ति हूँ और पुराने दौर के संगीत को पसंद करता हूँ, तो मेरी पसंद की फहरिस्त नूरजहाँ और शमशाद बेगम और पारुल घोष और कानन देवी तक सीमित है। ऐसा आपका कहना या लिखना सायास था या आप किसी अवधारणा तक आ रहे थे? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका इशारा क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा इशारा ये है, ऐसा है कि एक जो परंपरा है, जैसे किसी को पसंद करना, तो ये एक व्यक्ति की निहायत पर्सनल और एक व्यक्तिगत राय होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लगातार बाद में काम किया, लेकिन जब आप पसंद को डिफाइन करते हैं और उसको रेखांकित करते हैं, तो वो शमशाद बेगम और वो राजकुमारी और वो कानन देवी और वो अमीर बाई कर्नाटकी के सम्मान में ज़्यादा जाती है, और बाद की पूरी परंपरा जो है, जिसमें गीता दत्त भी हैं, जिसमें आशा भोसले भी हैं, गीता दत्त को मैंने पूरा उसमें आप उनके साथ
न्याय नहीं करते, न्याय करते हैं, लेकिन आप उन पे उनके प्रति सद्भाव से भरे होने के बाद आपका जो वजन है तराजू का वो हमेशा उधर जाता नहीं है। देखिए आप अनिल, ऋतु आए ऋतु जाए में आपको रेफरेंस मिलेगा जहाँ लता जी का बहुत जिक्र है। हाँ, नहीं, और वो मैं ठीक समझता है। हूँ कि लता जी ने अपने जो बेहतरीन सोलोज गाए हैं वो अनिल विश्वास के उसमें संगीत गाए हैं, में गाए बिल्कुल हैं। ठीक है। और वो अब भी इस बात को मानती हैं कि 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसमें अनिल विश्वास हैं, गुलाम हैदर हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि पसंद नापसंद का जो एक हम प्रोफार्मा बनाते हैं उससे बहुत अलग, ये बहुत महत्वपूर्ण रेखांकन इसलिए भी है कि तमाम सारे लोग इन गायिकाओं पर या इन पार्श्वगायकों पर बात नहीं करते। तो वो जो आपकी फाइंडिंग है खास करके पारुल घोष को लेकर, अमीर बाई को लेकर और शमशाद बेगम को लेकर के, उसके बारे में वो कौन ऐसे घटक हैं जो आपको उभरते हुए दिखते हैं और जिन पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इशारा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। नहीं, मैं आशा जी को बहुत ही टैलेंटेड सिंगर मानता हूँ। मेरे ख्याल में उनके अंदर तो कई चीज़ें, कई आवाज़ें हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो कई मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मीना कपूर एक नाम मैं लेना जी, चाहूँगा बहुत सुंदर, कि जिनमें गीता दत्त जैसी वो रोमानियत भी थी और लता जी जैसा मिठास भी थी, दोनों चीज़ें। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है रसिया रे मन बसिया रे। जी तो मीना कपूर तो अनिल दा के आने से पहले कई गाने गा चुकी थी, जी। लेकिन जिसे कहते हैं कि जौहरी की असली, हीरे की असली कदर जौहरी करता है, तो वो फिर अनिल विश्वास से जब मिली, उनके जीवन में आई, तो फिर बात ही, और उन्होंने क्या क्या गाने गाए। अनोखा प्यार का एक गाना है जिसमें फिल्म ट्रैक पे मीना कपूर ने गाया और जो उसका रिकॉर्डेड है उस पर लता जी ने गाया। क्योंकि ऐसे बहुत से गाने, जैसे अशोक कुमार ने जो गाने को स्वयं गाए थे, जब वो रिकॉर्ड हुए तो अरुण कुमार की आवाज़ में हुआ। हाँ, ये ऐसा क्यों किया जाता था? वो ऐसा था कि जैसे अशोक कुमार इतनी फिल्मों में काम कर रहे थे, बॉम्बे टॉकीज की पूरी जिम्मेवारी उन पर थी, तो क्योंकि गाने को प्लेबैक सिंगर को जाना पड़ता है, स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है। ये गाने अशोक कुमार ने उस वक्त तो गाए अनिल दा के निर्देशन में, लेकिन जब मासिस के लिए रिकॉर्ड बनने थे, जब उसकी कॉपीज बनी तो कहा मेरे पास टाइम नहीं है स्टूडियो में और हो सकता है मैं बेसुरा हो जाऊँ, ये उन्होंने खुद कहा। जी। तो अरुण कुमार उनके उसमें भी थे, बड़े अच्छे दोस्तों में भी थे, बिल्कुल। जी जी जी। और कुछ और बहुत अच्छे गाने गाए उन्होंने। रिलेशन भी शायद डिस्टेंट था उनका, उन्होंने वही गाने, कई गाने उन्होंने गाए, बादल धीरे धीरे आगे। हाँ, जो तो बहुत ही सुंदर है, धीरे धीरे आ रहे बादल। ये जो पूरी संगीत की परंपरा है और जिसमें आपने अनिल विश्वास और के.एल. सहगल पे काम किया और अब शैलेंद्र पे काम कर रहे हैं, फोक म्यूज़िक का जो एक एलिमेंट है जो सिनेमा में आया, और जो फोक अलग से, जो आप चूँकि दूरदर्शन में रहे आपने काम किया, और फोक की एक पूरी परंपरा पूरे भारत में फैली हुई है, राजस्थान का, अवध का, फिर आपने बंगाल का, असम का। क्या आपको लगता है कि सिनेमा के, ये मेरी अपनी एक अवधारणात्मक प्रश्न है आपसे, ये सोच है मेरी, कि फोक जो जिंदा रहा, शास्त्रीय संगीत तो जो जिंदा रहा वो घरानों में जिंदा रहा, क्योंकि घरानेदारी में सिखाया जाता था और बाकायदा उसके तालीमदार लोग हुए और जिन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टीशन हुआ, बहुत सी गाने वालियाँ, बहुत सी डेरी डारिनें पाकिस्तान चली गई, वहाँ उन्होंने अपने ढंग से ज़िंदा रखा, यहाँ हमारे यहाँ ज़िंदा रहा, परंपरा में ज़िंदा रहा। चूँकि लोक संगीत का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जब तक दूरदर्शन नहीं बना था, जब तक AIR नहीं बना था, जब तक हम उसका संरक्षण नहीं कर पाते थे। तो क्या ये सारे प्रांतों का लोक संगीत सिर्फ इसलिए बचा कि उसको बचाने के लिए सिनेमा आगे आया? देखिए, फिल्म संगीत की सबसे बड़ी जो देन है, बहुत सी आर्ट फॉर्म गाने की, या फोक आर्ट, फोक सिंगिंग जिसे आप कह रहे हैं, लोक संगीत की बात कर रहे हैं, वो लुप्त हो जाती है अगर सिनेमा नहीं होता। यही मैं जानना चाहता था। इसलिए कि आप देखिए कि लोक धुन क्या है, सुनते सुनते चलती है, फिल्म एक बार आ गई, रिकॉर्ड हो गई जी, और फिर वो बार बार बजती है। वही मैं जानना चाहता था। तो गज़ल हो, अब गज़ल की रिवायत ख़त्म होती जा रही है। कव्वालियाँ, पहले कव्वाली कंपटीशन होते थे, अब कव्वाली का प्रोग्राम ही नज़र नहीं आता। ले दे के फिल्मों में आई, कुछ तो फिल्में ही सिर्फ कव्वालियों को लेके बनी। जी, और सबसे बड़ी बरसात की रात फिल्म है फिल्म ताजमहल की कव्वालियाँ, बरसात की एक रात फिल्म ही बनी, कव्वाली की रात। जी। तो एक ये पूरा जॉनर है लोक संगीत का, वो इसलिए बन पाया कि सिनेमा ने उनको संरक्षण दिया, बचाया। हम जाते जाते बहुत सारे सवाल आपसे करने को हैं। आपने सवाक फिल्मों के दौर में, और जब फिल्में बनना शुरू हुई, तो पहली इम्पोर्टेंट फिल्म जो बनी आलम आरा,
आप आलम आरा पे आपने दास्तान आलम आरा नाम से एक पुस्तक लिखी। उस किताब के प्रणयन में और उस किताब को बनाने में जो आपने मेहनत की और जो उसके पीछे का जो सच है आलम आरा की प्रक्रिया में, वो कैसे याद करते हैं? बात मैं जितेंद्र जी आपसे कहना चाहूँगा कि ये शायद भारतीय मानसिकता है कि हम अपने इतिहास के प्रति बहुत उदासीन हैं जी। हम इतिहास को समझते हैं कि पास्ट इवेंट्स है, इसमें कौन इसमें जाए। तो जब हम इतिहास के प्रति उदासीन हैं तो हम फिल्म संगीत के इतिहास में या फिल्म के इतिहास में क्यों रुचि लेंगे? इस प्रोसेस में बहुत सा हमारा जो हेरिटेज या विरासत आप कह सकते हैं वो नष्ट हो रही थी। आलम आरा पहली टॉकीज है, उसका प्रिंट अवेलेबल नहीं है जी, उसके रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। मेरे पास इस किताब में आप देखेंगे इसमें रिव्यूज़ हैं आलम आरा के। 1931 में फिल्म रिलीज होती है, मार्च में फिल्म रिलीज होती है और इसका रिव्यू कलकत्ता में जून में छपता है। मतलब एक पूरी 3 महीने की एक लंबी गैप, जबकि आज फिल्म रिलीज होती है और अगले दूसरे दिन इसका रिव्यू आ जाता है। तो इसलिए भी ये किताब महत्वपूर्ण थी कि ये फिल्म दास्तान आलम आरा का है कि कैसे फिल्म बनी, उसके पीछे की कहानी। बिल्कुल ठीक है। आपने साहित्य के एक बड़े पुरोधा अंग्रेजी के साहित्यकार खुशवंत सिंह साहब पर लंबी एक श्रृंखला बनाई। खुशवंत सिंह के साहब के बारे में और उनके साथ उस प्रोग्राम को बनाते समय आपने क्या पाया? देखिए, यहाँ भी वही मसला था जो दिलीप साहब के साथ था। उन्होंने कहा मैं टेलीविज़न पे आना ही नहीं चाहता। वसंत साठे उन दिनों हमारे मंत्री थे सूचना एवं प्रसारण, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि आपकी नेचर में बड़ी दिलचस्पी है तो आप एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करिए। उसमें वो राज़ी हो गए। तो मुझे वो प्रोड्यूस करनी थी। उस सिलसिले में मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप दूरदर्शन से इतने नाराज़ क्यों हैं? उनका वहाँ वक्त बड़ा ज़ाया होता है, लाइटिंग वाइटिंग में, क्या उसमें इतना टाइम लग जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है। वक्त के वो बहुत पाबंद थे, वो सबको मालूम है कि ठीक 9 बजे वो सोने चले जाते थे। सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। लेकिन एक जो दिलचस्प बात थी, हमने इसके 26 एपिसोड बनाए, वर्ड ऑफ नेचर बहुत लोकप्रिय। ब्लैक एंड वाइट से शुरू होता, बाद में जब कलर हुआ तो कलर में भी आ गए। लेकिन उनको जो पूरे उसकी अंग्रेजी या ओरिजिन मालूम था पेड़ों के बारे में, और इंडियन नहीं मालूम था। जैसे हम लोग ढाक पे प्रोग्राम कर रहे थे जी, तो उसका स्पेनिश नाम बता देंगे आपको, मैक्सिकन बता देंगे, फलाना बता देंगे। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि ढाक के 3 पात तो उसका या सूखा ढाक बढ़ई का बाप, तो उन्होंने कहा मैंने सुना ही नहीं। तो इस तरह उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वो बड़े मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने कॉलम में कई बार मुझे लिखा ये, तो वो एक बड़ा सुखद एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने में। इस पूरे हम जो आपसे संवाद कर रहे हैं और हमारे दर्शक डीडी भारती के आपसे मुखातिब हैं, मैं कुछ चलते चलते, क्योंकि आपका इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल वर्क है और मैं लंबी श्रृंखला भी करूं तो मुझे लगता है कि आपसे बातों की ऐसे फहरिस्त जारी रहेगी। मैं चलते चलते कुछ फटाफट रैपिड फायर जैसे सवाल करना चाहता हूं, जिसके बिल्कुल वैसे ही जवाब मैं चाहूँगा कि आप दें। आपकी पसंदीदा अभिनेत्री? आपको जान के बड़ा यू विल बी शॉक्ड, लेकिन आप बताएं मुझे। मगर मुझे आप वहीदा रहमान कह सकते हैं। आपके पसंदीदा शास्त्रीय गायक और गायिकाएं? भीमसेन जोशी और किशोरी अमोनकर। जिन लोगों के साथ आपने काम किया उनमें सर्वाधिक पसंद का काम किसके साथ कर पाए? श्रीलाल शुक्ल साहित्य में, राही मासूम रज़ा। फिल्मी हस्तियों में अगर आप बात करेंगे तो दिलीप साहब, देव साहब, नौशाद साहब के साथ, और सैगल पे बनाई डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत आनंद आया मुझे। पसंद का एक गाना अगर चुनना हो फिल्म का, हालांकि ये जाती होगी शरद दत्त जैसे व्यक्ति के लिए, एक गाना अगर आपको बताओ। जवां है मोहब्बत, हसी है ज़माना। आपका पसंदीदा साहित्य? कुछ भी साहित्य हो जो नया हो और किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, कोशिश रहती है कि उससे अपने आप को अवगत करा। अच्छा, प्रथम दृष्टया और अभी तक जो आपका पूरा व्यक्तित्व है वो एक सिनेमा इतिहासकार का है, जिसमें न्यू थिएटर से लेके और बिल्कुल नए लोगों तक आपकी दृष्टि जगई है। एक ऐसा सिनेमा जो आपको चुनने को कहा जाए जिस पे शरद दत्त लंबी पुस्तक लिखना चाहेंगे, वो कौन सी होगी? साहिब बीबी और गुलाम या कागज़ के फूल।
शरद जी ने अपनी इस भावमयी यात्रा में सिनेमा, संगीत और साहित्य की त्रिवेणी बहाई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देवदास के गाने दुख के दिन अब बीतत नाही को पसंद किया और जिसने सीने में सुलगते हैं अरमां, आंखों में उदासी छाई है, ऐसे गीत से प्रभावित होकर के अनिल विश्वास जी पर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, लेकिन जिसका खुद का जीवन जिस गीत पर आधारित था वो था धरती को आकाश पुकारे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निराशा से खुशी की ओर और जिन्होंने उजले इशारे किए हैं अपने लेखन में और जिनका लेखन एक प्रामाणिक दस्तावेज है साहित्य, संगीत और सिनेमा की कलाओं को नबेड़ने का। हम शरद जी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारी इस गुड़ीजन श्रृंखला में आए। यदि मैं आपका भी आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे लिए ये घर वापसी जैसा ही था। मैंने प्रोग्राम के और प्रारंभ में ही कहा था कि नॉस्टैल्जिया मेरे लिए नॉस्टैल्जिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शरद जी। हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। गुड़ीजन की यह श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।